अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक। आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे थे, तो एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं आज ख़त्म करके, फिर न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट करेंगे। आपकी एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, 10th 11th 12th 13th अभी करने हैं। 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़रा मेरे साथ देखिएगा। A disc and a hoop starts moving down from a top of inclined plane at the same time, which will be moving faster on reaching the bottom. ये सवाल मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवा दिया और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करवा दिया। एक दफ़ा इसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि ये सवाल है क्या, इसमें आपने किया क्या था। ये सवाल कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक लेट्स से दिस हूप इज़ देयर एंड दिस डिस्क इज़ देयर। आपके पास हूप और डिस्क दोनों मौजूद हैं। आपको याद होगा मैंने हूप और डिस्क के बारे में बताया था, समझाया था कि दोनों में क्या फ़र्क है। डिस्क इज सॉलिड, डिस्क एक कॉइन की तरह, एक सिक्के की तरह होती है, और हूप इज़ लाइक अ रिंग, ये एक छल्ले की तरह, एक पोलो जो आपने छोटे होते बहुत खाई हुई है, पोलो की तरह होती है। देयर ऑन द टॉप ऑफ हिल, और ये इंक्लाइन से, इंक्लाइन बोले तो स्लोप से रड़ते हुए और रोल होते हुए नीचे आ रहे हैं। अब जब ये रोल होते हुए नीचे आएंगे तो सवाल ये है कि पहले नीचे कौन पहुंचेगा और नीचे पहुंचते हुए वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। ये सवाल मैंने लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको करवा दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क और हूप के टॉपिक में, और ये मैंने क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी करवा दिया हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देता हूँ। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, 12 दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई याद रख लीजिए कि आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं इसी बात को मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो भाई आई फॉर डिस्क की वैल्यू बता चुका हूँ, सफ़ा नंबर 109 पे लिखी है, वहाँ से एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। आई फॉर डिस्क इज़ 1/2 mr²। सिमिलरली आई फॉर हूप इज़, हूप के लिए जो आई की वैल्यू दैट इज़ mr²। तो आपका क्या ख्याल है किसके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर है? हूप की है खाली है mr², डिस्क की है हाफ mr², तो डिस्क की आई की वैल्यू छोटी है, हाफ है। सो आई कैन से दिस कि आई फॉर डिस्क इज लेस देन, आई फॉर डिस्क इज लेस देन आई फॉर हूप, है ना। ऐसे हूप के लिए आई की वैल्यू ग्रेटर है, डिस्क के लिए आई की वैल्यू स्मॉलर है, तो मैं ये बात लिख सकता हूँ कि आई फॉर डिस्क इज लेस देन आई फॉर हूप। यू गॉट दिस पॉइंट? आपको मेरी ये बात आप तक पहुँच गई, आपको मेरी ये बात समझ में आ गई। अगर मैं से एक कदम आगे चलूँ, एक कदम आगे और रखूँ मज़ीद, तो आप ये बात भी समझ सकते हैं कि भाई अगर डिस्क की आई की वैल्यू छोटी है तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हूप के लिए ओमेगा की वैल्यू छोटी होगी, बिकॉज दे बोथ आर इनवर्स रिलेशन। आसान अल्फाज में समझाता हूँ, अगर डिस्क का आई छोटा है तो भाई डिस्क का ओमेगा बड़ा होगा। इनवर्स रिलेशन है ना, ओमेगा फॉर डिस्क इज ग्रेटर देन ओमेगा फॉर हूप, यानी कि डिस्क की जो सर्कुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, दैट विल बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ हूप। तो भाई ये नीचे जल्दी पहुंचेगा और इसकी नीचे पहुंचने की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। दिस इज़ द पॉइंट जिसे डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। होप सो कि आपको नज़र आ रहा होगा पॉइंट। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट शेयर करते हैं। इसके बाद सवाल नंबर है जी हमारे पास, यस, सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज अ ड्राइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इनटू द पूल। कहता है कि एक डाइवर पूल में जंप करने के बाद अपनी बॉडी पोजीशंस को क्यों बदलता है। तो मैंने ये सवाल भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बताया था कि जब डाइवर पूल में डाइव करता है, अगर आप पेज नंबर देखें, मैं आपको साथ साथ बताता भी जाऊँ, बच्चों को कुछ गिला था कि हमें पता नहीं चलता। ऑन पेज नंबर 112 सेकेंड पैराग्राफ, आई हैव टोल्ड यू सेकेंड पैराग्राफ 6th और 7th लाइन, अपॉन लिफ्टिंग ऑफ द बोर्ड, यहाँ से मार्क करें इसके एंड वाले पैराग्राफ, एंड वाली लाइन तक। मैंने बताया था कि जब कोई भी डाइवर डाइव करता है पूल में, एट द टाइम ऑफ डाइविंग उसके हाथ और बाजू मुकम्मल स्ट्रेट ओपन होते हैं। जब उसके बाजू और टांगें, बाजू और टांगें मुकम्मल तौर पे खुली होती हैं, उसका रेडियस ज़्यादा। जब रेडियस ज़्यादा तो इसी फार्मूला पे दोबारा आते हैं, जब रेडियस ज़्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसका एंगुलर
उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, उसके घूमने की वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ को और बाजू को टक करता है, अपने हाथों और बाजू को बंद करता है, एट द टाइम ऑफ टकिंग हिज हैंड्स एंड आर्म्स एंड लेग्स, अपने हाथ, बाजू और टांगे पेट के साथ लगा के बंद करता है, उसका रेडियस कम हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, उसके घूमने की वेलोसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। सो ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है ताकि वो पूल में पहुंचने तक ज़्यादा समर शॉट्स ले ले, ज़्यादा कलाबाजियाँ लगा ले। ठीक है जी। बिल्कुल इसी नुक्ते पे एक और पॉइंट, एक और सवाल। A student hold 2 dumbbells with stretched arm while sitting on a turntable। टर्न कौन सी होती है? ये वही स्टूल है, जब छोटे होते आप डॉक्टर पे जाया करते थे तो डॉक्टर जिस स्टूल पे आपको बिठाता था चेक करने के लिए, स्टूल पे बिठा के कहता था बेटा मुंह खोलो, थर्मामीटर आपके मुंह में डालता था आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए। वो स्टूल जिस पे बैठ के आपको घूमना बड़ा पसंद था, मैं तो बहुत ज़्यादा घूमा करता था। वो छोटा सा स्टील का स्टूल होता था, बैठ के घूमा करते थे। वैसे ही टर्न टेबल पे एक स्टूडेंट बैठा है, उसके हाथों में 2 डम्बल्स हैं और वो हाथ उसके खुले हैं लाइक दिस। अब वो कहता है कि ही इज़ गिवन अ पुश अंटिल ही इज़ रोटेटिंग एट सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। उसके हाथ खुले हैं, डंबल उसके हाथों में, और उस टर्न टेबल को घुमा दिया गया। अब वो घूम रहा है, हाथ खुले और वो ऐसे करके घूम रहा है। ये इमेजिनिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर कहता है द स्टूडेंट देन पुल्स द डंबल टुवर्ड हिज चेस्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रोटेशन। कहता है कि वो घूमते घूमते अपनी छाती के साथ अपने डंबल लगा लेता है, डंबल्स को छाती के साथ लगा लेता है। अब उसकी रोटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इंतहाई सिंपल सवाल यार। देखो वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसका सवाल तुम देने की कोशिश करो। देखो जब हाथ खुले थे रेडियस से ज़्यादा था, जब रेडियस से ज़्यादा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था, एंगुलर वेलोसिटी कम थी, उसके घूमने की स्पीड कम थी। लेकिन जैसे ही उसने सारे के सारे हाथ बंद किए, डंबल को छाती के साथ लगाया, नाउ रेडियस इज़ लेस। अब रेडियस कम हो गया, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। हाथ बंद किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उससे घूमने की वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। वही काम होगा जो काम उस सी डाइवर ने किया था कि जब अपने हाथ और टांगे बंद कर ली थी, हाथ और टांगे बंद करने के बाद उसकी घूमने की वेलोसिटी बढ़ गई थी। इसी तरह इस स्टूडेंट ने जब अपने हाथ बंद किए, डंबल छाती के साथ लगाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, क्योंकि रेडियस कम हो गया ना, रेडियस ज़्यादा रेडियस कम। जब रेडियस कम हो गया उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। पॉइंट समझ रहे हो? अगर जिन बच्चों को पॉइंट नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं फिर से कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I = mr²। जब रेडियस कम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, I explain how many minimum number of geostationary satellites are required for coverage of TV transmission. How many number of geostationary satellites are required? How many are there? 3 geostationary satellites are there at the angle of 120 degree to cover the complete Earth. Got it? तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं। द शॉवर दैट यू वर सीइंग हियर बिफोर, वो वाइट बोर्ड साफ़ करने के लिए था। अभी आपको आइडिया हो जाएगा वो यहाँ क्यों रखा हुआ था, बिकॉज व्हेन यू इरेज दिस वाइट बोर्ड विद mere डस्टर, आप इस वाइट बोर्ड को जब खाली डस्टर के साथ मिटाते हैं तो अपने निशान छोड़ जाती है इंक। क्योंकि कुछ बच्चों का बहुत शदीद गिला था कि सर काइंडली फिल योर मार्कर्स। तो व्हेन वी फिल्ड द मार्कर्स, हमने मार्कर्स फिल किए, हमने मार्कर्स कुछ ओवर फिल किए ताकि कंट्रास्ट बेटर हो सके, बच्चों को चीज़ें नज़र आ सकें। उसका एक ड्रॉबैक ये हुआ कि यू कैन नॉट रिमूव दैट इंक फ्रॉम द वाइट बोर्ड क्लियरली। तो मैं तो जनाब अभी कैमरे के सामने वो शावर के साथ वाइट बोर्ड बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा, बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मिटाता हुआ। सो अभी आपको अपनी विजिबिलिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इतनी ख़राब नहीं है विजिबिलिटी, दैट्स ऑल गुड।
सो वन आई विल ट्राई टू राइट हेयर, मैं कोशिश करूँगा कि क्लियर नज़र आए। ले जी न्यूमेरिकल्स की जाने बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 वी हैव टू डिस्कस। लेट्स टॉक अबाउट गिवन। पहला न्यूमेरिकल है गिवन, क्या है जी ज़रा देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल मैं पढ़ने लगा, मुझे ज़रा गौर से सुनिएगा। बड़ा मशहूर न्यूमेरिकल है, बोर्ड में कई दफ़ा आ चुका है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, a tiny laser beam is directed from the earth to the moon. If the beam is to have a diameter of 2.5 meter at moon, how small must be the divergence angle for the beam? The distance between the moon and the earth is 3.8 into 10 raised to power 8 meters per second. सवाल तो मैंने थोड़ी सी स्पीड में पढ़ दिया, ज़रा सवाल को समझा देता हूँ। सवाल है क्या, कहते हैं कि जी सपोज कर लें कि ज़मीन से चांद पे एक लेज़र फेंकी गई। आपको पता है, आपने वैसे एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब आप टॉर्च लाइट लें, फ्लैश लाइट लें, वो जो ऐसी गोल सी लंबी सी होती है, अब तो ज़माना ख़त्म हो गया फ्लैश लाइट्स का, टॉर्चेस का। शायद अगर आपके घर में पड़ी हुई तो फ्लैश लाइट ले के ऑन कीजिएगा, हाथ पे उसकी बीम डालिएगा तो पता चलेगा डायमीटर सिर्फ इतना छोटा सा, छोटे एरिया पे पड़ रही है। लेकिन अगर आप फ्लैश लाइट ले के सामने दीवार के ऊपर बीम डालें तो उसका एरिया, उसका रेडियस, उसका डायमीटर बड़ा हो सका है। ऐसे ही है। इसी तरह कहता है कि एक टाइनी लेज़र थी जो कि अर्थ से बम्बार्ड की गई मून तक, अब बहुत छोटा हो गया। देख लो, मुझे तुम्हारे दिल की आवाज़ आ जाती है, अब तो शायद बेहतर नज़र आ रहा है। और कहते हैं कि जब वो मून पे पहुंची तो मून पे पहुंच उसका रेडियस या उसका डायमीटर, ये डायमीटर मून पे जो उसका डायमीटर था, दिस वन इफ़ यू कैन सी हियर, मून पे जो उसका डायमीटर था दैट इज़ ऑलमोस्ट 2.5 मीटर्स। ठीक है, 2.5 मीटर ही है ना, 2.5 मीटर ऑन द मून। फिर कहता है कि हाउ स्मॉल मस्ट द डाइवर्जेंस एंगल फॉर द बीम। आपने ये एंगल, ये थीटा कैलकुलेट करना। यू नीड टू कैलकुलेट दिस थीटा इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ इज़, अगर मून और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये वाला जो फासला है, दैट इज़ 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर्स। अब आपको ये चीज़ तो मैंने समझा दी, अब आपने तलाश करना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा और इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं। देखें, थीटा आपने कैलकुलेट करना है। अगर आप सर्कल में इसको सर्कल का हिस्सा कंसिडर कर लें तो ये साइड S बनती है और ये R बनता है। सो होगा क्या यहाँ पे, S इज़ इक्वल्स टू R, ये रेडियस है और ये थीटा। सो गिवन आपके पास आ गया, आप गिवन में ये लिख लीजिए। S क्या है जी आपके पास, S इज़ इक्वल्स टू 2.5 मीटर, R इज़ इक्वल्स टू 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर्स, थीटा यू हैव टू कैलकुलेट। सो गिवन आ गया, तो साथ ही रिक्वायर्ड लिख लीजिए। रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे, यू विल से कि भाई थीटा आपने कैलकुलेट करना, फिर इसके बाद एज इट इज़ आपने फार्मूला लिख डालना है। फार्मूला है क्या जी, बचपन में पढ़ा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। नाउ सॉल्व इट, सो राइट डाउन द हेडिंग फॉर सॉल्यूशन। फॉर्मूला है जी S इज इक्वल्स टू आर थीटा। S है आपके पास, R है, थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा वुड बी इक्वल्स टू S ओवर R। S इज 2.5, R इज 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। थीटा के लिए आपके पास वैल्यू आ गई। अगर आप इसको सॉल्व करें सो इन दी एंड यू विल गेट द आंसर। मैं आपको आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ, आपने कैलकुलेट करना। थीटा विल बी 6.6 into 10 raised to power minus 8. The SI unit of angle is radian. So जवाब आपने रेडियंस में निकालना है। ले जी बच्चों, याशी करें, You've got the final answer. क्या ख्याल है, बात समझ में आती? आगे चलो इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
देखो मैंने कितनी तसल्ली के साथ न्यूमेरिकल कराया। आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोबारा बता देता हूँ कि एक लेज़र निकली, लेज़र निकल के सामने चांद पे पड़ रही है। लेज़र का डायमीटर 2.5 है। ज़मीन से चांद तक का जो फासला है दैट इज़ 3.8 इंटू 10⁸ मीटर्स। अब समझ लो कि ये एक पिज़्ज़े का स्लाइस है, सर्कल का एक पीस है, जिसमें सेंटर से लेके सर्कल फिनिश तक के फासले को रेडियस बोलते हैं, और जो सामने सर्कल का हिस्सा आर्क आती है उसे एस बोलते हैं। सो एस तुम्हारे पास 2.5 है, आर तुम्हारे पास 3.8 है। थीटा तुमने कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड थीटा फॉर्मूला एस इक्वल टू आर थीटा लगाया, पुट किया, सॉल्व कर लिए। इंतहाई सिंप्लिसिटी के साथ, सुकून से, तहम्मुल से, तसल्ली के साथ न्यूमेरिकल किए, कोई जल्दी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनना। अ ग्रामोफोन record turntable accelerates from rest to angular velocity of 40 revolutions per minute। अब ग्रामोफोन रिकॉर्ड क्या होता है? कि तुमने टॉम एंड जेरी कभी देखे हो तो टॉम एंड जेरी में किस तरह का ग्रामोफोन होता था कि जिसके आगे बड़ा सारा बाजा लगा होता था और ब्लैक कलर की इतनी बड़ी सीडी। टॉम ने जब गाना सुनना होता था, जब टॉम की वो जो मालकिन है वो घर से जाया करती थी, तो टॉम इतनी बड़ी काले रंग की सीडी उठा के ऐसे उस ग्रामोफोन के ऊपर रखता था और ऐसे एक नीडल उसके ऊपर रखता था। तो जब वो सीडी घूमती थी तो बाजे में से गाने की आवाज़ निकलती थी। अगर आपने कोई पुरानी मूवी देखी हुई है तो पुरानी मूवी के अंदर भी आम तौर पे गाना चलाने के लिए ये जो टर्न टेबल मौजूद होती है। अगर आपने कोई पुरानी इंग्लिश मूवी भी नहीं देखी हुई तो इस वक्त जो पीक पे गया हुआ सीज़न है मनी हाइस्ट, उसमें जो प्रोफेसर होता है वो भी गाने सुनने के लिए आम तौर पे ग्रामोफोन का ही इस्तेमाल करता है। तो ग्रामोफोन का एक बड़ा सा बाजा होता है, एक रिकॉर्ड ऊपर रखता है, ऐसे नीडल ऊपर रखता है, घूमना शुरू होता है और साउंड बजना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, कहता है कि वो ग्रामोफोन है जिसकी टर्न टेबल है एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये देखें जी, शर्ट पे एक तिल बन गया। शर्ट इज लुकिंग लाइक नीलमुदीर। A gramophone record turntables accelerate from rest। So वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के गिवन की तरफ। आपके मार्कर्स भरने के चक्करों में क्या क्या हो जाता है। एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट बोले तो आई, ओमेगा आई, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0 और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज 45 रेवोल्यूशंस पर मिनट। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। in 1.60 seconds what is the average angular acceleration? Time is given, time is 1.60 seconds। what is the average angular acceleration? so required is इंतहाई आसान और सिंपल सा सवाल है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा कैलकुलेट करने में, अल्फ़ा का फार्मूला क्या है यार, ज़रा देखिएगा। अल्फ़ा इज़ गिवन बाय अ सिंपल फार्मूला। जिस तरह एक्सेलरेशन को लिखा जाता है वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जाता है, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी। एक प्रॉब्लम है छोटी सी, ये जो ओमेगा एफ आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये रेवोल्यूशंस पर मिनट की फॉर्म में लिखा हुआ है। रेवोल्यूशंस पर मिनट को इज़ नॉट अ एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट क्या है? रेडियंस पर सेकंड। सो रेवोल्यूशन पर मिनट को यू हैव टू कन्वर्ट इन रेडियंस पर सेकंड। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्टिंग रेवोल्यूशन पर मिनट इन रेडियंस पर सेकंड। हाउ विल यू डू इट? देखिएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 45 रेवोल्यूशन पर मिनट, ऐसे लिख सकते हैं ना। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक मुकम्मल चक्कर। एक चक्कर में 45 रेवोल्यूशन, एक चक्कर में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो 45 चक्कर में कितने होंगे? 45 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। अब ये मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो सिंपली नीचे 60 लिख दिया। ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। इसको काट दीजिए, यू विल गेट 45 पाई ओवर 30 रेडियंस पर सेकंड। ओमेगा एफ की वैल्यू आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ गई।
कुछ ज़्यादा इंक लगता है, डल गई आज मेरा ख्याल है। दिस इज ओमेगा एफ, गॉट इट। अगर आपके पास ओमेगा एफ मौजूद है स्टैंडर्ड यूनिट्स में तो असल फार्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए। अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा एफ इज 45 पाई ओवर 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1.6। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें और डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, दैट इज 2.95 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। सर जी कोने में चला गया ज़रा मैं ज़्यादा, देखिएगा ये आ गया, ओके ओके ठीक है। सो बच्चों ये नोट कर लीजिए, पहले दो न्यूमेरिकल्स, ये थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहले दो न्यूमेरिकल्स कर लिए, मैंने बीच में रिकॉर्डिंग पॉज करवाई थी वाइट बोर्ड को वो रिमूव करने के लिए, तो यू कैन सी स्टिल द स्टेन्स आर देयर। तो थर्ड न्यूमेरिकल है जी, थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इन स्टेन्स में कसूर किसी का नहीं, कसूर है दीज इंक्स का, दीज आर मोर फिल्ड, तो जिसकी वजह से इनको रिमूव करना थोड़ा सा टफ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो थर्ड न्यूमेरिकल इज a body of moment of inertia I is equals to 0.80 kilograms meter square about a fixed axis rotates with constant angular velocity of 100 radians per second. So two things are given, I is given and omega is given. I is, what is I? I is 0.80 kilograms meter square and omega is constant. How much omega is given? Omega is 100 radians per second, 100 रेडियंस पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम इन L एंड टॉर्क टू सस्टेन इट्स मोशन। दो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, एक एंगुलर मोमेंटम यानी L कैलकुलेट करना है और दूसरा टॉर्क कैलकुलेट करना है। L and torque, you need to find these two parameters. लो यार फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। L का फॉर्मूला इंतहाई सिंपल, आप लोग जानते हो, L कैन बी कैलकुलेटेड एज L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया हुआ आपको, ये पहला फॉर्मूला। और सेकंड फॉर्मूला टॉर्क के लिए यू विल यूज टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई है, अल्फा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हम देखते हैं अभी कैसे कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट एल। एल को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो दैट एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, पुटिंग द वैल्यूज, आई इज 0.80, ओमेगा इज 100, वैल्यूज पुट की, L इज इक्वल्स टू यू विल गेट 80 जूल सेकंड्स। ठीक है जी, आपके पास L की वैल्यू आ गई, यू हैव द वैल्यू ऑफ L। ओके, गॉट इट। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले पॉइंट पे। इफ यू हैव गॉट L, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क। टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क है आई अल्फा के इक्वल। देखो उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। जब बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दैट वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो है। सो व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म दैट मीन्स अल्फा इज सेट टू बी जीरो। अल्फा जीरो है, तो अगर आप वैल्यूज पुट करें इसमें, देन यू विल सी हियर, तब आपको पता चलेगा टॉर्क वुड बी इक्वल्स टू आई। अल्फा जीरो है तो टॉर्क इज गोइंग टू बी जीरो, आई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वैल्यूज, आपके पास दोनों और रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ गए, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। सो यू हैव डन दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Consider the rotating cylinder shown in figure. Suppose that M is equals to 5 kilograms and F is 0.60 Newton
एंड आर इज 0.20 मीटर, कैलकुलेट द टॉर्क ऑन सिलेंडर। आपको 3 चीज़ें गिवन है, टॉर्क कैलकुलेट करना है और एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। कोई मुश्किल बात नहीं, चीज़ें बहुत आसान है, ज़रा गौर से देखिएगा। आपके पास क्या है, यू हैव गॉट दिस सिलेंडर, आपके पास एक ऐसा सिलेंडर है। दिस सिलेंडर इज समथिंग लाइक डिस्क, ये एक डिस्क की तरह भी इसे ले सकते हैं, एक रॉड की तरह भी इसे ले सकते हैं, नॉट डिस्क, रॉड, सॉरी, इसे आप रॉड की तरह ले सकते हैं। रोल कर रहे अगर तो ये पतला हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे समझाने की कोशिश करूं। सपोज कर लीजिए कि दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर है रॉड की तरह, मैंने डिस्क की तरह कैसे कहा था, इसको अगर पिचका दिया जाए, इसका ये जो लेंथ है कम कर दी जाए, तो इतनी सी जो बनेगी, इट वुड बी लाइक अ कॉइन, इतना सा ले लिया जाए फॉर एग्जांपल, इतना सा जहाँ पे मेरा हाथ है, तो इट वुड बी टेकन एज अ कॉइन और इट वुड बी टेकन एज अ डिस्क, तभी डिस्क के तौर पे लिया जा सकता है। डिस्क के तौर पे मैंने क्यों कहा, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। कहते हैं इसका जो मास है दैट इज़ 5 किलोग्राम्स, इट्स मास m इज़ 5 किलोग्राम्स। आगे साथ ही कहते हैं फोर्स इज 0.60 न्यूटन, इट्स फोर्स F इज 0.60 न्यूटन and radius is 0.20, r is 0.20 meter, something more. Find the torque acting on the cylinder, कहते टॉर्क कैलकुलेट कीजिए और एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, टॉर्क भी कैलकुलेट करना है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करनी है। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख लेते हैं ज़रा साथ ही, रिक्वायर्ड इज टॉर्क, टॉ फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैलकुलेट करना है। फॉर्मूलाज की तरफ आते हैं। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, फोर्स गिवन है, मोमेंट आर्म गिवन है, तो टॉर्क तुम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो बाय यूजिंग द फार्मूला। टॉर्क का एक सिंपल सा फार्मूला लगाओ, टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, इंतहाई सिंपल सा बेसिक फार्मूला, टॉर्क हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा, पढ़ा हुआ ना टॉर्क के वाला फार्मूला। और साथ ही अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जब टॉर्क आ जाए तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, आई तुम कैलकुलेट कर ही लोगे, टॉर्क है तुम्हारे पास, अल्फा आ जाएगा। तो ये 2 फार्मूला जिसमें लगने हैं। मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, सोल्यूशन यहाँ कर लेते हैं, जगह थोड़ी सी बचा लेते हैं, आखिरी न्यूमेरिकल है, बस ख़त्म करने लगे हैं। टॉ इज इक्वल्स टू व्हाट इज आर, आर इज 0.2, व्हाट इज एफ, एफ इज 0.6, मल्टीप्लाई किया 0.2 इंटू 0.6, यू विल गेट समथिंग 0.12 न्यूटन मीटर। देखिए आपके पास टॉर्क आ गया, यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। अब आपके पास टॉर्क है, नाउ यू नीड अल्फा, आपको अल्फा चाहिए, तो भाई टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, आई कैलकुलेट करो, आई किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू, उसने गिवन में दिया हुआ है, इसका आई है 1/2 mr², इसलिए मैंने कहा था इसे डिस्क की तरह ट्रीट करना है, बिकॉज इसके आई की वैल्यू डिस्क वाली है। सो आई इज 1/2, m इज 5, r इज 0.2 का स्क्वायर, यू विल गेट 1/2, 5 वैसे ही आगे 0.2 का स्क्वायर इज 0.04, राइट। ओके, तो इसके बाद लेट्स मूव ऑन। आई की वैल्यू, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, आई की वैल्यू विल बिकम, आर इज, आई गेस मैंने गलत पुट, आर इज 0.2, ठीक है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 0.1, आई विल बिकम 0.1 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर, आई आ गया, तो टॉ इज इक्वल्स टू आर, नॉट आर, आई अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू टॉ ओवर आई,
सो टॉर्क है आपके पास 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1, सो अल्फा विल बिकम यू कैन से 1.2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, सो दोनों वैल्यूज़ को लिख लीजिए। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। एक अल्फ़ा आ गया और दूसरा टॉर्क आ गया, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। होप सो कि आपको ये दोनों साइड्स नज़र आ रही होंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ है कि फोर्थ है? फोर्थ न्यूमेरिकल। अब इंशाल्लाह आगे फिफ्थ से ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना यहाँ पे ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।